हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर साइंस क्लासेज क्यूस्ट फॉर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेज फॉर यू पर। स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपको याद दिलाऊंगा कि वीडियो के शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और इसी के साथ आज की क्लास को करते हैं शुरू। देखिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम शुरू करें उससे पहले एक बार फिर हम इस जो चैप्टर है हमारा चैप्टर 2, इसके हम कंसेप्ट पे बात करते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं। देखिए समझिएगा, बिना किसी जल्दीबाजी के समझना है ना, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। बिना किसी जल्दीबाजी के आपको समझना है कि हम पढ़ रहे हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। बिल्कुल सर, आपको ये बातें समझ में आ रही है? क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। अब ध्यान दें आप, लैंगिक जनन के लिए वही कंसेप्ट की बात हम यहां कर रहे हैं कि भाई लैंगिक जनन, जैसे यहां पर तो जनन अंग कौन होता है? पुष्प। तो वही बातें हैं कि पुष्प में क्या होंगे? नर जननांग होंगे। यानी कि सबसे पहले हमें क्या समझना होगा? नर जननांग होगा। इसी प्रकार से दूसरे एंड पर हमें क्या समझना होगा? मादा जननांगों को समझना होगा। बिल्कुल सर, हमने समझा है ना, हमने समझा भी है कि नर जननांग कौन होता है। नर जननांग पुमंग होता है जिसका प्रत्येक सदस्य पुंकेसर कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने नर जननांगों को समझ लिया। और पुंकेसर का वह भाग जिसमें नरयुग्मक बनते हैं वो क्या होता है? वह होता है पराग कोश। यहां पर नरयुग्मकों का निर्माण होता है। ये सारी बातें हमने नर जननांगों में समझ ली। जब हमने नर जननांग समझ लिए तो फिर हमने समझा कि नर जननांग के अंदर नर युग्मक कैसे बनते हैं। तो इसके लिए हमने कल ही पढ़ा कि नर जननांग के अंदर नर युग्मक बनने की जो प्रोसीजर है वो काफी लंबी प्रोसीजर रही। कि सबसे पहले देखो, पूरा याद दिलाते हैं। ये लघु बीजाणु धानियां आपको याद आ रही होगी। यहां पर ये लघु बीजाणु जन कोशिकाएं थी अंदर। लघु बीजाणु जन कोशिकाओं के आकार में वृद्धि हुई, ये चेंज हुई, क्या बन गई? इनसे प्राथमिक लघु बीजाणु जन कोशिकाएं बन गई। शॉर्ट में बता रहा हूं। फिर प्राथमिक लघु बीजाणु कोशिकाएं विभाजन के लिए, अर्धसूत्री विभाजन के लिए तैयार हो गई और इनको कहा जाने लगा लघु बीजाणु मात्र कोशिका। और इनमें अर्धसूत्री विभाजन से क्या बन गया था? याद है ना, इनमें अर्धसूत्री विभाजन से क्या बन गया था? लघु बीजाणु चतुष्क। फिर चतुष्क से क्या बन गए थे? ये सारे पृथक हो गए थे, तो हमने इसको कहा था परागकण। और कल से मतलब जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने पढ़ा कि परागकण के अंदर जो केंद्रक होता है वो केंद्रक विभाजन करके पहले द्विकोशिकीय अवस्था और फिर अंत में द्विकोशिकीय अवस्था में एक कायिक कोशिका बड़ी और एक छोटी जनन कोशिका बनती है। देन इस जनन कोशिका का केंद्रक भी विभाजन करके दो केंद्रक बना लेता है। इन केंद्रकों को क्या कहा जाता है? इन केंद्रकों को कहा जाता है नर युग्मक। ये हमने कहां पढ़ा? देखो, ये नर युग्मक, ये देखिए आप, ये नर युग्मक। तो भाई ये होती है नर जननांगों में। ये नर जननांग था परागकोश, ये नर जननांग था परागकोश। और इस नर जननांग के अंदर नर युग्मक के बनने की प्रक्रिया इन स्टेप से गुजरती है, तब जाकर के क्या बनता है? नर युग्मक बनता है। तो लैंगिक जनन की प्रोसीजर में अब तक के चैप्टर में हमने पढ़ा कि नर जननांग क्या होते हैं? सर पुमंग, पुंकेसर और पुंकेसर का भाग परागकोश। और उन नर जननांगों में नर युग्मक कैसे बनते हैं, आगे बात समझ में, ये हम पढ़ चुके हैं। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का अभी केवल हमने एक पोर्शन समाप्त किया है। अब इसी प्रकार से हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट आज की क्लास में? इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे कि पुष्प में या पादप में मादा जननांग क्या होते हैं। पहले मादा जननांगों का स्ट्रक्चर समझेंगे। जब मादा जननांग का स्ट्रक्चर आप अच्छे से समझ लेंगे तो उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी और आप पढ़ेंगे कि इस मादा जननांग में मादा युग्मक कैसे बनता है। आ रही है क्या ये बात समझ में? मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे? पूरे पार्ट को बिल्कुल कंसेप्टिव सॉल्व करेंगे आप। फिंगर पे आप पार्ट का रिवीजन कर लेंगे कि आपको किस किस क्रम में ये
चैप्टर याद रखना है। सबसे पहले नरजननांग, नरजननांग के अंदर नर युग्मक बनने का प्रोसीजर क्या है, ये कंसेप्ट है। फिर मादा जननांग क्या है, अब उसको समझेंगे, और मादा जननांग के अंदर मादा युग्मक कैसे बनेगा, हम उस बात को फिर डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आशा करता हूं कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। इसको हटा देते हैं अपन, इससे ये केवल मैंने एक वापस याद दिलाने के लिए आपको बताया कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया हम क्या पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, हम पढ़ रहे हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, जिसमें नर जननांग और मादा जननांगों के विषय में आप सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं। नर जननांग हम पढ़ चुके हैं और मादा जननांग हमें पढ़ने हैं। अब मादा जननांग की अगर बात करें तो पुष्प की संरचना में आप पढ़कर आए हैं कि मादा जननांग क्या होता है, सर जायांग होता है, और इस जायांग का प्रत्येक सदस्य क्या कहलाता है, स्त्री केसर कहलाता है। स्त्री केसर का स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ा है। स्त्री केसर के स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, तो सबसे ऊपरी इस प्रकार की एक चपटी संरचना होती है जिसे वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र पता है ना, वर्तिकाग्र का काम क्या है, वो परागकोश से परागकण निकल करके यहां इस वर्तिकाग्र पर ही आएगा। वर्तिकाग्र कुछ रसायन स्रावित करेगी। अगर परागकण इसी जाति का है तो ये रसायन इसको पोषण देंगे, अगर परागकण इसी जाति का नहीं है तो ये रसायन इसको पोषण नहीं देंगे, उल्टा ये नष्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको भी हम पढ़ेंगे बाद में। फिलहाल आप ध्यान रखिएगा कि वर्तिकाग्र का काम क्या है, जब परागकण यहां आता है तो इसको पोषण प्रोवाइड करता है और आगे जाने का मार्ग भी देता है। और आगे जिस नलिका के माध्यम से गुजरता है, इस प्रकार की नलिका को हम ये जो नलिका है, इस नलिका को कहा जाता है स्टूडेंट्स वर्तिका। इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वर्तिका। अब वर्तिका से जब ये आगे आ जाता है तो यहां पर एक फूली हुई रचना होती है, फूली हुई रचना होती है। इसको क्या कहा जाता है, इसको अंडाशय कहा जाता है, इस फूली हुई रचना को। और ध्यान दीजिएगा, इस अंडाशय के भीतर भी, इसमें गड़बड़ कर जाते हैं बच्चे, इस अंडाशय के भीतर भी एक छोटी गोलाकार रचना होती है। इस छोटी गोलाकार रचना को कहा जाता है स्टूडेंट्स बीजांड। बीजांड अंडाशय का ही भाग है, अंडाशय के भीतर होता है बीजांड, ये ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से ये एक स्त्री केसर है, एकल फॉर्म में तो स्त्री केसर, लेकिन अगर समूह में है तो फिर आप इसको क्या कहोगे, जायांग के नाम से जाना जाता है। ये है पुष्प का मादा जननांग। तो ये मादा जननांग तो हम पहले भी समझ चुके थे। इसी बात को, ऐसा नहीं है कि पहले समझ चुके थे तो अब दोबारा नहीं, इसी बात को हम दोबारा पढ़ेंगे, देन आफ्टर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्त्री केसर, जिसे अंडक या गुरु बीजाणु पर्ण भी कहा जा सकता है। बात है वही गुरु बीजाणु पर्ण, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो नर युग्मक होता है और मादा युग्मक होता है, जस्ट अ मिनट, जो नर युग्मक होता है और मादा युग्मक होता है, उसमें नर युग्मक छोटा होता है, मादा युग्मक बड़ा होता है। छोटे के लिए लघु और बड़े के लिए गुरु शब्द का प्रयोग किया जाता है। छोटे के लिए लघु और बड़े के लिए गुरु शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो छोटे बीजाणु जो नर युग्मक होते हैं वो छोटे होते हैं, इसलिए उनको लघु बीजाणु कहा जाता है। लघु बीजाणु जिस पर्ण पे बनते हैं उनको लघु बीजाणु पर्ण। यहां पर जो स्त्री केसर है, इसके अंदर जो बीजाणु बनेंगे वो बड़े आकार के, बड़े आकार के यानी बड़े, यानी गुरु बीजाणु बनेंगे। और जिस पत्ती के अंदर यानी स्त्री केसर के अंदर वो बन रहे हैं गुरु बीजाणु, इसलिए इस पत्ती का नाम क्या हो गया, गुरु बीजाणु पर्ण। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अलग अलग नाम है, कुछ विशेष नहीं है। स्त्री केसर कह दीजिए, अंडक कह दीजिए, गुरु बीजाणु पर्ण कह दीजिए, इस बात से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इन सब नामों का मतलब एक ही है। आगे की बातें आपको पता है, हम पुष्प की संरचना में पढ़ चुके हैं कि आवृत बीजी पुष्प में मादा जननांग को जायांग कहते हैं। जायांग के प्रत्येक सदस्यों को स्त्री केसर, अंडक या गुरु बीजाणु पर्ण कहा जाता है। ये तीन भागों में बटा होता है। तीन भाग कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला होता है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र में क्या होता है, तो स्त्री केसर का ऊपरी चपटा भाग जो पराग कणों को ग्रहण करता है, बताया ना पराग कण वहां आएगा, जो पराग कणों को ग्रहण करता है वर्तिकाग्र कहलाता है। इसकी ऊपरी सतह चिपचिपी ब्रश जैसी होती है, जिससे पराग कण यहां पर चिपक जाते हैं ना, ताकि वो कहीं अन्यत्र ना जा पाए। यहां पर आने के बाद वो यहां से चिपक जाते हैं क्योंकि इसकी ऊपरी सतह चिपचिपी ब्रश जैसी होती है। दूसरी बात वर्तिका के बारे में ध्यान रखिएगा, यह एक, तू जरूर आया कर, यह एक लंबी पतली नलिका समान संरचना है जो वर्तिकाग्र एवं अंडाशय को जोड़ती है। बिल्कुल, वर्तिकाग्र ऊपर चपटी भाग, वर्तिकाग्र और नीचे फूला हुआ भाग, अंडाशय को जोड़ने वाली कौन सी नलिका है, वर्तिका। यह नर युग्मकों को अंडाशय तक पहुंचाने का मार्ग प्रदान करती है, बिल्कुल करती है। देखो स्टूडेंट, मैंने कल भी आपको बताया था लास्ट क्लास में भी कि होता क्या है
कि जैसे मान लीजिए यही समझा देता हूं, इसको 2 मिनट के लिए वापस पीछे भेज देते हैं तो यहां पर पूरी अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। यह वर्तिकाग्र है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, यह वर्तिका है, यह अंडाशय मान लीजिए, यह बीजांड है, बीजांड के अंदर अंडकोशिका है। मैंने आपको बताया था कि जब परागकण यहां पूछेगा, ये परागकण आ गया, ये क्या आ गया, ये परागकण आ गया। तो मैंने आपको बताया था कि यहां आने के बाद कायिक कोशिका विभाजन करेगी और यहां पर जो जनन छिद्र होगा उससे एक नलिका निकल जाएगी। इस नलिका को कहा जाता है पराग नलिका। क्या कहा जाता है इसको? पराग नलिका। और इस पराग नली के अंदर आपको पता है पराग नलिका के अंदर क्या होगा, इसके अंदर 2 नरयुग्मक भी साथ के साथ चलेंगे। बताया था कि जो जनन कोशिका का केंद्रक होता है वो विभाजन करके क्या बना लेगा, 2 नरयुग्मक बना लेगा। अब ये पराग नलिका आगे बढ़ती जाएगी और पराग नलिका के साथ जो है ये नरयुग्मक भी क्या होते जाएंगे, ये नरयुग्मक भी आगे बढ़ते जाएंगे। ये पराग नलिका बढ़ती 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 कहां एंटर कर जाएगी, ये एंटर कर जाएगी किसमें, बीजांड में। किसमें? बीजांड में एंटर कर जाएगी, है ना। अभी उदाहरण के लिए समझा रहा हूं, कैसे करेगी उसको बाद में चर्चा करेंगे। उसी के साथ साथ ये नरयुग्मक भी आगे बढ़ेंगे 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 और फाइनली कहां एंटर कर जाएंगे, फाइनली ये भी कहां पर एंटर कर जाएंगे, बीजांड में। बीजांड में क्या है, अंडकोशिका, तो वहां जाकर के इनका फिर फर्टिलाइजेशन होगा। ये आगे की प्रक्रिया, इसको आगे विस्तार से समझेंगे। लेकिन फिलहाल एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो वर्तिका है ना, ये वर्तिका जो है, ये वर्तिका ही इन नरयुग्मकों को बीजांड तक पहुंचने का मार्ग प्रदान करती है। देखिए यही मार्ग है इसका आगे बढ़ने का, तो ये मार्ग इसी के द्वारा प्रदान किया जाता है। आशा करता हूं कि बातें समझ में आ रही होगी। अगर आ रही है तो हां करके बताते रहा करो ताकि मुझे रहे आभास कि हां आप हमारे साथ ही हो। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, ये हमने पढ़ लिया था, वर्तिका वाला हमने लास्ट पढ़ लिया था कि एक लंबी पतली नलिका समान संरचना है जो वर्तिकाग्र एवं अंडाशय को जोड़ती है। यह नरयुग्मकों को अंडाशय तक पहुंचाने का मार्ग प्रदान करती है। तो 2 भाग तो हो गए, तीसरा भाग हमारा रहेगा अंडाशय। अंडाशय क्या है बताया अभी अभी, फूला हुआ भाग। देखिए पढ़ते हैं, स्त्री केसर का आधार यानी नीचे नीचे का, है ना, आधार वाला फूला हुआ भाग अंडाकार आकृति का होता है। अंडाशय के अंदर एक कक्ष नुमा संरचना होती है जिसे गर्भाशय गुहा कहते हैं। वो पूरा रिक्त स्थान गर्भाशय गुहा कहते हैं। इस गुहा के भीतर अनेक छोटी छोटी अंडाकार संरचनाएं पाई जाती है, एक या अनेक हो सकती है। इन संरचनाओं को बीजांड या गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। बीजांड क्यों? क्योंकि उसके अंदर गुरु बीजाणु बनने वाला है। गुरु बीजाणुधानी क्यों? क्योंकि बीजांड क्यों? क्योंकि उसके अंदर बीज बनेगा ना। गुरु बीजाणुधानी क्योंकि वहां पर जो नर युग्मक बने, सॉरी मादा युग्मक बनेंगे वो आकार में थोड़े से बड़े होंगे, तो उनको गुरु बीजाणु कहा जाता है। और जहां पर गुरु बीजाणुओं का निर्माण होगा उसे गुरु बीजाणुधानी कहा जाएगा। तो छोटी बात है, मैं पहले भी बता चुका हूं, इतना कोई विशेष यहां पर है नहीं समझने का। तो और एक्चुअली हम पुष्प की संरचना में भी इसको पहले पढ़ चुके, तो मैं बहुत ज्यादा इसको विस्तार से इस पर बात भी नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, टॉपिक शुरू करने से पहले आप इसको लिखना जरूर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि सर सारी चीजें पढ़ ली, बस बीजांड के बारे में नहीं पढ़ा। सारी चीजें पढ़ ली लेकिन आपने किसके बारे में नहीं पढ़ा, बीजांड के बारे में नहीं पढ़ा। तो हमें अब आज क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स, आज के कक्षा में, आज के चैप्टर में हमें, आज के टॉपिक में हमें बीजांड ही डिस्कस करना है। देखो हम वर्तिकाग्र पढ़ चुके हैं, वर्तिका पढ़ चुके हैं, अंडाशय पढ़ चुके। अंडाशय के अंदर क्या है, बीजांड। और जो मादा युग्मक बनता है, मैं आपको शायद पहली कक्षा से बता रहा हूं कि जो मादा युग्मक बनता है वो मादा युग्मक कहां बनता है, सर बीजांड में बनता है। जैसे नर युग्मक कहां बना था, सर पराग कोश में बना था। तो पराग कोश में पढ़ा था, तो बताओ आपने पराग कोश को विस्तार से, पराग कोश की संरचना को विस्तार से पढ़ा कि नहीं पढ़ा, पढ़ा है ना। उसी प्रकार मादा युग्मक कहां बनेगा, इस बीजांड में बनेगा। तो मादा युग्मक के बारे में पढ़ना है कि मादा युग्मक कैसे बना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको किसको समझना होगा, बीजांड को समझना होगा कि ये बीजांड क्या होता है। बीजांड क्या होता है, जिसको हिंदी दूसरा नाम जिसका है गुरु बीजाणुधानी, क्योंकि मादा युग्मक जो है वो आकार में बड़ा होता है, गुरु बीजाणुधानी। इंग्लिश में इसको प्लेसेंटा भी कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, प्लेसेंटा। एक ह्यूमन में भी आता है प्लेसेंटा, उस पर बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन बीजांड के लिए, सॉरी गलत बोलेगा मैं, बीजांड के लिए नहीं, बीजांड का एक जिस पर बीजांड टिका होता है उसको प्लेसेंटा कहते हैं। इसको तो हटा दो। बीजांड
या गुरु बीजाणु धानी के बारे में आपको डिस्कस करना है। चलो हटा देते हैं इसको। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब आपको पढ़ना है बीजांड या गुरु बीजाणु धानी के विषय में क्या है। अभी बताया, पहले थ्योरी की बात कर लेते हैं, क्या क्या याद रखना है पहले उस पर बात कर लेते हैं। देखिए याद क्या क्या रखना है। अंडाशय के भीतर कुछ छोटी छोटी क्या होती है, गोलाकार या गोलाकार भी हो सकती है या अंडाकार संरचनाएं होती है। इन्हीं संरचनाओं को क्या कहा जाता है, बीजांड कहा जाता है। अगर बात करें बीजांड की संरचना की, क्योंकि अगर बीजांड में मादा युग्मक कैसे बनता है समझना है तो बीजांड की संरचना को समझना होगा। तो ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट्स कि संरचना में पूरे 6 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 6 भाग। थ्योरी की बात कर रहा हूं पहले। 6 भाग। 6 भाग कौन कौन से होते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है बीजांड काय। फिर इसके चारों ओर कुछ आवरण पाए जाते हैं, जिनको कहा जाता है अध्यावरण। अध्यावरण की संख्या 1 या 2 हो सकती है। अगर 1 है तो इसको एक अध्यावरणी कहा जाएगा, एक अध्यावरणी बीजांड कहा जाएगा। अगर किसी बीजांड में 2 अध्यावरण है तो उसको द्वि अध्यावरणी बीजांड कहा जाएगा। बीजांड के बाद अगर तीसरे नंबर की हम बात करें तो एक होता है इसमें बीजांड व्रंत, है ना। बस वैसे बता रहा हूं, आपको सिर्फ नाम याद रखना है, फिर अपन पढ़ेंगे उस समय पे थोड़ा इसको आगे पीछे कर सकते हैं। बीजांड व्रंत को हम नंबर 1 पे पढ़ सकते हो। बीजांड जिस रचना से टिका होता है वो रचना क्या होती है, बीजांड व्रंत। एक होता है स्टूडेंट्स निभाग, जो कि बीजांड का आधारीय भाग होता है, निभाग। एक और आप इसमें याद रखिएगा बीजांड द्वार होता है, बीजांड द्वार, ठीक है। और एक छठा भाग होता है स्टूडेंट्स भ्रूण कोश। भ्रूण कोश यानी भ्रूण का कोष्ठक, जहां पर आगे जाकर के भ्रूण का डेवलपमेंट होगा, भ्रूण कोश इसको कहा जाता है। तो 6 भाग को याद करिए रेंडमली, फिर अरेंज कर लेंगे अपन क्रम से। कौन कौन से हैं 6 भाग। पहला बीजांड काय, दूसरा अध्यावरण, बीजांड व्रंत, निभाग, बीजांड द्वार और भ्रूण कोश। तो ये 6 भाग होते हैं। तो थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आया कि हाँ बीजांड की संरचना में कितने भाग होते हैं। बीजांड की संरचना में 6 भाग होते हैं। अब ये 6 भागों का अरेंजमेंट कैसा होता है ना, तो थोड़ा अरेंजमेंट पर हम बात कर लेते हैं कि 6 भाग किस प्रकार से अरेंज होते हैं, उसको समझिए। देखो स्टूडेंट, जब आप बीजांड की संरचना बना रहे हैं तो सबसे पहले जो रचना आपको बनानी, जो मैंने सबसे बाद में लिखी है ना स्टूडेंट्स, सबसे बाद में मैंने जिसको लिखा है, लेकिन जब आप डायग्राम बनाओ जल्दी से, परीक्षा में हमें तुरंत डायग्राम बनाना है, तो सबसे बाद में जिस नाम को लिखा है ना उसको सबसे पहले बना दो आप। भ्रूण कोश। क्या नाम है, भ्रूण कोश। देखो रब बना रहा हूं, फिर बाद में फेर, लेकिन समझ लीजिएगा कि बनाना कैसे है। अगर यहां चूक गए तो फिर मैं बता देता हूं कि ये सारे जो प्रश्न मैं बताता हूं आपको, बड़े बड़े जो प्रश्न है ये परीक्षा में 3 नंबर का मैटर है। तो वो नहीं तो फिर ये 3 नंबर का आ जाएगा। तो अगर इनको आप समझते चलिए, इस चैप्टर से एक 3 नंबर का प्रश्न आएगा जरूर, इस बात को दिमाग में रख लेना। इस चैप्टर से 3 नंबर का प्रश्न आएगा जरूर। तो इस चैप्टर में बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है, ठीक है। तो इस प्रकार की एक रचना होती है अंदर, जिसमें 3 कोशिकाएं ऊपर होती है, प्रत्येक कोशिका के अंदर एक एक केंद्रक होता है। 3 कोशिकाएं नीचे होती है, यहां भी प्रत्येक कोशिका के अंदर एक एक केंद्रक होता है। स्टूडेंट, बीच में एक कोशिका, एक ये बड़ी सी कोशिका जो आप देख रहे हैं, ये एक बड़ी सी कोशिका होती है। इसको केंद्रीय यानी सेंटर की कोशिका कहते हैं। लेकिन इसकी विशेषता होती है कि इसमें 2 केंद्रक होते हैं। यह रचना को मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश के नाम से जाना जाता है। इसी रचना को क्या कहा जाता है, ये जो रचना आप देख रहे हो, इसी रचना को कहा जाता है भ्रूण कोश, या आप इसको कह सकते हैं मादा युग्मकोद्भिद। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बातें वही है कि ऐसा नहीं है कि प्रारंभ से ही यह रचना यहां पर प्रेजेंट होती है। प्रारंभ में यहां पर बीजांड काय ही होता है। बीजांड काय की ही कोई एक कोशिका विभाजन करके इस भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करती है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार बीजांड काय की एक स्ट्रक्चर तो समझ गए आप। इस स्ट्रक्चर में मैं आपको प्रारंभ से बता रहा हूं कि ऊपर की जो 3 कोशिकाएं होती है, ये
ये जो 3 कोशिकाएं होती है स्टूडेंट्स, मैं प्रारंभ से भी आपको बता रहा हूं कि इन 3 कोशिकाओं को कहा जाता है प्रतिमुखी कोशिकाएं। क्या कहा जाता है? प्रतिमुखी कोशिकाएं। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, नीचे की तरफ जो आप देख रहे हैं इनमें से, और ये जो बीच में आप देख रहे हैं, तो बीच में केंद्रीय कोशिका है जिसके अंदर ये 2 केंद्रक होते हैं, इसलिए इसको आप क्या कह सकते हैं, अगर केंद्रकों की केवल बात की जाए स्टूडेंट्स, केवल केंद्रकों की अगर बात की जाए तो इसको कहा जाता है द्वितीयक केंद्रक। द्वितीयक केंद्रक, प्रत्येक कोशिका में केवल एक ही केंद्रक है, लेकिन इस कोशिका में कितने केंद्रक हैं? 2 केंद्रक हैं, इसलिए इसको द्वितीयक केंद्रक कहा जाता है। या अगर कोशिका की बात करूं तो यह कोशिका होती है केंद्रीय कोशिका, बीच की कोशिका ना, केंद्रीय कोशिका के नाम से इसको जाना जाता है, ये ध्यान रखना। बात करें अगर अंदर और बात करें तो ये जो आप बीच की कोशिका देख रहे हो, ये बीच की कोशिका स्टूडेंट्स, यही कोशिका होती है अंड कोशिका। समझिएगा आप, अंड कोशिका, ये तो सिर्फ आप एक स्ट्रक्चर पर अंड कोशिका, और बाकी जो इसकी 2 सहेलियां हैं, मैं काफी समय से आपको बता रहा हूं इनके बारे में कि ये जो 2 आइट साइड में लगी रहती है, ये कौन सी कोशिकाएं होती है, इनको कहा जाता है ना, आप समझ जाना एरो को कि मैं कोशिका के लिए बात कर रहा हूं, है ना, इनको कहा जाता है सहायक कोशिका। ठीक है, तो ये पहला स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा है। हमने ये पूरा किसके बारे में पढ़ा है स्टूडेंट्स? हमने पूरा पढ़ा है भ्रूण कोश के बारे में, भ्रूण कोश के बारे में। तो भ्रूण कोश में क्या क्या है? तो भ्रूण कोश में 7 कोशिकाएं होती है, ऊपर की 3 कोशिकाएं प्रतिमुखी कोशिकाएं होती है, नीचे की 3 कोशिकाएं, इनको सामान्य रूप से अंड समुच्चय कहते हैं, जिसमें से बीच वाली कोशिका अंड कोशिका और बाकी 2 सहायक कोशिकाएं होती है। और जो दोनों इस अंड समुच्चय यानी अंड कोशिकाओं वाला ग्रुप, और एक ऊपर ये प्रतिमुखी कोशिकाओं वाला ग्रुप है ना, ये प्रतिमुखी कोशिकाओं वाला ग्रुप, इन दोनों के बीच में जो कोशिका होती है इसको केंद्रीय कोशिका कहा जाता है, इसको केंद्रीय कोशिका कहा जाता है। इसके अंदर जो केंद्रक होते हैं उनको क्या कहा जाता है? द्वितीयक केंद्रक कहा जाता है। और इस प्रकार से पूरी रचना कौन सी होती है? भ्रूण कोश। तो ये तो बीजांड जो आप पढ़ोगे, बीजांड जो आप पढ़ोगे, इस बीजांड के अंदर आपने एक भाग तो समझ लिया, कौन सा सर? भ्रूण कोश। बिल्कुल सर, समझ में आ गया भ्रूण कोश। अच्छा, आ गया क्या भ्रूण कोश समझ में? बताइए, फिर अरेंज बाद में करेंगे, आप एक एक भाग को समझ लो। 6 भाग समझने हैं, 6 भाग में से पहला भाग समझ में आ गया क्या? पहला भाग समझ में आ गया भ्रूण कोश? यस करो फटाफट अगर आ गया तो। क्या क्या आया भ्रूण कोश समझ में? भ्रूण कोश में क्या समझ में आया सर? 7 कोशिकीय रचनाएं हैं, 3 कोशिकाएं ऊपर की जिनको प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं, 3 कोशिकाएं नीचे की जिन्हें अंड समुच्चय कहते हैं। अंड समुच्चय में बीच की कोशिका अंड कोशिका, बाकी 2 आइट साइड की सहायक कोशिकाएं, और अंड समुच्चय और प्रतिमुखी कोशिकाओं दोनों के बीच में केंद्रीय कोशिका। और केंद्रीय कोशिका में चूंकि 2 केंद्रक होते हैं इसलिए उनको द्वितीय केंद्रक कहा जाता है। यह होता है भ्रूण कोश। समझ में आ गया क्या? यस करके बताओ अगर आ गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भ्रूण कोश ही है जो सबसे लंबा है, इसके अलावा बाकी तो छोटी छोटी रचनाएं। देखो अब आगे आते हैं, नेक्स्ट रचना पर आते हैं। चलिए देखें, थोड़ा इंक चेंज कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से बातें समझ में आ जाए कि अब हम किस रचना के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चलो देखिए, बताओ कलर कौन सा पसंद है? कलर में क्या रखा है सर? कोई सा भी ले लो। चलो ग्रीन ले लेते हैं फिर, क्योंकि कोशिकाएं अधिकतर ग्रीन कलर की होती है। चलो, अब क्या होता है स्टूडेंट, चूंकि मैंने अभी बताया कि ऐसा प्रारंभ से नहीं होता, यहां पर तो बीजांड काय की कोशिकाएं होती है, और बीजांड काय की ही कोई कोशिका विभाजन करके ये 7 कोशिकीय रचना बनाती है, जिसको भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। तो एक कोशिका ने किया ना विभाजन, बाकी कोशिकाएं तो अभी भी जैसी की जैसी है। तो इस प्रकार से चारों ओर ये जो आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, ये होता है बीजांड काय, जिसके अंदर कई छोटी छोटी कोशिकाएं इस प्रकार से व्यवस्थित होती है। इसको कहा जाता है बीजांड काय। समझ लेना। देखो 3 नंबर का प्रश्न, वादा है मेरा आपसे कि ध्यान से देख लिया, चाहे कहीं कहीं हमसे थोड़ी थोड़ी गलतियां हो जाती है, क्योंकि देखिए ऑनलाइन और ऑफलाइन का मामला यही होता है कि इस पर हम भी नए हैं और आप भी नए हो, तो कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा हेजिटेशन हमारे अंदर भी होता है। थोड़ी घबराहट इस बात की भी होती है कि जैसे आप अगर ऑफलाइन क्लास में हैं तो वहां आप, जब मैं चित्र बना रहा होऊंगा तो आप थोड़ा तसल्ली रख करके देखोगे, लेकिन यहां पर थोड़ा भी समय लगता है तो हमें घबराहट होने लग जाती है कि यार बच्चा बोर तो नहीं हो रहा है, तो हमें थोड़ी जल्दीबाजी भी रहती है कि जल्दी जल्दी करो इसको ताकि बच्चा बोर ना हो जाए। यूट्यूब पे ऐसे तो चलता है
यूट्यूब के टीचर कैसे पढ़ाते हैं, हाँ इधर आ जाए, तो वो से अपन से होगा नहीं, क्योंकि है ना एक्सपीरियंस नहीं, धीरे धीरे करेंगे, चिंता मत करो, धीरे धीरे ऐसे भी करेंगे आप, है ना, जैसा आपका इंटरेस्ट होगा। चलिए बन गया बातों बातों में। तो भाई पहले यहाँ भी ये जो ग्रीन कोशिकाएं है ना, ऐसा ही है, यहाँ पर भी ग्रीन कोशिकाएं थी, लेकिन एक कोशिका ने विभाजन करके 7 कोशिकीय रचना बना दी, तो अंदर बन गया भ्रूण कोश। इसी में भ्रूण बनेगा, क्योंकि अंड कोशिका कहाँ है, यहाँ। अंड कोशिका फर्टिलाइज हो जाएगी तो अंड कोशिका से युग्मनज बन जाएगा, युग्मनज से भ्रूण बनेगा, तो भ्रूण यही तो बनेगा, इसलिए इसका नाम हो गया भ्रूण कोश। लेकिन चारों ओर ये जो हरे कलर की आप कोशिकाएं देख रहे हैं, ये सारी कोशिकाएं क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, इनको कहा जाता है बीजांडकाय। चलो नामांकित कर देते हैं इसको भी, अभी तो कहीं भी नामांकित कर देते हैं, बस समझने के हिसाब से कि ये दूसरा भाग भी आपका कंप्लीट हो गया, ये दूसरा भाग भी आपका कंप्लीट हो गया, बीजांडकाय। आ रही है बात समझ में, बताइए। 2 भाग हो गए बीजांड की संरचना में, 3 नंबर के प्रश्न में 2 भाग आपने पढ़ लिया। पहला पढ़ लिया भ्रूण कोश, और उसके चारों ओर मर्दूतकी कोशिकाएं होती है, मर्दूतकी कोशिकाओं का समूह पढ़ लिया, जिसको कहा जाता है बीजांडकाय। बताइए बीजांड की संरचना में 2 भाग समझ में आ गए क्या? आ गए। अब बताइए चलो फिर कितने और बचे, कितने और बचे, कमेंट करके बताओ कितने भाग और पढ़ने हैं। तब तक मैं इंक चेंज करता हूं, बताओ। है ना, 4 भाग और पढ़ने। कितने भाग और पढ़ने? 4 भाग और पढ़ने। 4 भागों में क्या होता है स्टूडेंट, अब जो बीजांड है ना, इस बीजांड के चारों ओर कुछ इस प्रकार का आवरण होता है स्टूडेंट, इस प्रकार का आवरण होता है। मैंने बताया था आपको, इस आवरण को ही क्या कहा जाता है, बीजांड के चारों ओर इस प्रकार का जो आवरण है, जो बीजांड की सुरक्षा के लिए होता है एक्चुअली, इस आवरण को कहा जाता है विद्यार्थियों अध्यावरण। क्या कहा जाता है? अध्यावरण। अध्यावरण की संख्या मैंने बताया था इस प्रकार से, केवल ये एक अध्यावरण भी हो सकता है, या कुछ पात्रों में इस एक के ऊपर एक अध्यावरण और हो सकता है। तो ये हो गया कितना अध्यावरण, कितना अध्यावरण हो गया? ये हो गया स्टूडेंट्स 2 अध्यावरण। एक अध्यावरण ये, एक अध्यावरण ये। तो संरचना में एक अध्यावरण भी हो सकता है विद्यार्थियों, और 2 अध्यावरण भी हो सकता है। बात जो ध्यान देने की है वो ये है कि अगर किसी पादप के पुष्प के अंदर जो बीजांड है उसमें एक अध्यावरण है, तो उसे एक अध्यावरणी बीजांड कहेंगे, और अगर 2 अध्यावरण है विद्यार्थियों, तो फिर इसको 2 अध्यावरणी बीजांड कहा जाएगा। बस सिंपल इतना सा याद रखना अध्यावरण में। तो ये लीजिए, तीसरी संरचना भी कंप्लीट हुई बीजांड की। क्या? अध्यावरण। 3 नंबर का प्रश्न है, 1.5 नंबर कंप्लीट। यही तो लिखना है। सबसे पहले भ्रूण कोश हो गया, बीजांडकाय हो गया, अध्यावरण हो गया। आगे यहां तक की बातें समझ में। चित्र किस ऑर्डर में बनाना है मैं वो समझा रहा हूं आपको, इस प्रकार से आप बनाओगे। अब जब अध्यावरण बना लो, तो अध्यावरण बनाते हैं 2 भाग साथ के साथ ही कंप्लीट हो गए विद्यार्थियों। कौन कौन से? देखो, जिस भाग में यहां पर अध्यावरण नहीं है, ये देखो यहां रिक्त स्थान है, ये वाला, इसको कहा जाता है बीजांड द्वार। जहां पर अध्यावरण नहीं होते हैं उस भाग को क्या कहा जाता है? बीजांड द्वार कहा जाता है। बीजांड का द्वार हो गया, गेट ऑफ, है ना, ये बीजांड का द्वार हो गया। तो ये लीजिए, चौथा भाग भी साथ का साथ ही कंप्लीट, बीजांड द्वार। बीजांड द्वार, ये लीजिए बीजांड द्वार भी कंप्लीट। और बीजांड द्वार के ठीक अपोजिट ये वाला भाग जो है, ये इस बीजांड का आधारी भाग होता है विद्यार्थी। ऐसे घूम जाएगा यहां से अध्यावरण, ये आधारी भाग होता है। इस भाग को क्या कहा जाता है? इस भाग को कहा जाता है निभाग। क्या कहा जाता है इसको? निभाग कहा जाता है। ये लीजिए 5, ये निभाग, ये बीजांड का आधारी भाग है निभाग। ये 5 भाग हो गए। और अब लास्ट भाग की बात कर लेते हैं विद्यार्थियों। लास्ट भाग इस प्रकार से तंतुनुमा होता है, इस प्रकार से तंतुनुमा होता है, जिसके द्वारा ये सब किसके अंदर है? चलो बताऊं क्या आपको। देखो, अपने पढ़ाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट। अपन परवाह ही नहीं करते हैं कि क्या कचरा हो रहा है, सब साफ कर देंगे, 2 मिनट लगेंगे। अभी देखो सब कहां है, अरे ये देखो, ये देखो, इधर बनाओ। वर्तिका थी, वर्तिकाग्र थी, वर्तिका थी, वर्तिका के अंदर क्या था? वर्तिका के अंदर क्या था? वर्तिका के नीचे क्या था? सॉरी, अंडाशय था ना। तो ये जो पूरी रचना है, ये जो आपने बनाई है अंदर, ये किसके अंदर? अंडाशय के भीतर ही तो है। तो अब ये जो तंतु है ना, ये तंतु, तो ये जो अंडाशय की दीवार है, इस अंडाशय की दीवार से इसे जुड़ा रहता है। इस तंतु को कहा जाता है बीजांड व्रंत। क्या कहा जाता है? बीजांड व्रंत। तो बीजांड व्रंत का काम क्या है स्टूडेंट्स? बीजांड व्रंत का काम क्या है? जो बीजांड अंदर बना है ना, ये जो बीजांड अंदर बना है, सॉरी,
ये जो बीजांड अंदर बना है पूरा, इसको ये अंडाशय से चिपका के रखता है कौन? बीजांड व्रंत। तो इस प्रकार से 6 भाग पढ़े आपने, एक बार फिर बताता हूं। सबसे पहले भ्रूणकोश, फिर बीजांडकाय, फिर अध्यावरण, फिर बीजांड द्वार, फिर निभाग, और ये लास्ट, सॉरी यार सारा, ये लास्ट बीजांड व्रंत। आ गए क्या 6 ही भाग समझ में? 6 ही भाग समझ में आ गए क्या? आ गए ना? अब एक और बात समझो, ये 6 भाग तो समझ में आ गए। सर ये जो आप थोड़ा सा और समझा दो, फिर इसको हटा देना। देखो क्या बात समझ में नहीं आई है कि ये आधार तो ऊपर है, आपने तो कहा था आधार नीचे होता है ना? आधार ऊपर है, आधार नीचे होना चाहिए था, और बीजांड द्वार ये ऊपर होना चाहिए था। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? एक्चुअल में ये आधार यहां था, नीचे ही था ये आधार, लेकिन ये वाला भाग क्या करता गया? लगातार विभाजन के फलस्वरूप, समसूत्री विभाजनों के फलस्वरूप वृद्धि करता गया, तो ये ऊपर खिसकता गया, और जो ऊपर वाला भाग था वो इधर झुकता गया। तो जो नीचे वाला भाग था वो तो घूम करके यहां ऊपर आ गया, और जो ऊपर था वो घूम करके कहां आ गया? नीचे आ गया। इसीलिए ये था नीचे ही, लेकिन यहां से विभाजन करके यहां पहुंच गया। लेकिन नीचे का भाग था, इसलिए इसको आधारी भाग, निभाग कंसीडर किया जाता है। तो आशा करता हूं कि ये बीजांड का स्ट्रक्चर, 3 नंबर का स्ट्रक्चर आप तक क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसको मिटाऊंगा और अब आएंगे, अभी कहां नहीं समझ में आया क्या? अरे कहां समझ में आएगा, अभी तो टॉपिक शुरू हुआ है, अभी तो टॉपिक शुरू हुआ है। ठीक है, अब करते हैं इसको खत्म। ये लीजिए, बीजांड या गुरु बीजाणुधानी क्या होती है? परिभाषा, अंडाशय के भीतर अनेक छोटी छोटी अंडाकार संरचनाएं पाई जाती है। इन संरचनाओं को बीजांड या गुरु बीजाणुधानी कहता है। हालांकि यहां पर अनेक लिखाया था, अनेक लिखा दिया आपके नोट्स में स्टूडेंट्स, आप इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा कि जरूरी नहीं हर बार अनेक ही हो। तो आप यहां कर लेना के भीतर एक या अनेक, ऐसा कर लीजिए, तो ये ज्यादा बेटर रहेगा, एक या अनेक। छोटी छोटी अंडाकार संरचनाएं पाई जाती हैं, इन संरचनाओं को बीजांड या गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक बीजांड एक व्रंत जैसी संरचना द्वारा अंडाशय की भीतरी भित्ति पर उपस्थित उभार से जुड़ा रहता है, जिसे बीजांडासन कहते हैं। इस बात को समझिएगा आप, इस बात को समझना, नहीं तो गलती कर जाओगे। क्या? देखो अरे भाई क्या हो गया, रुकिए, अभी थोड़ा आदत पटक लेंगे, है ना? हो रही है वैसे, थोड़ा थोड़ा, काफी पहले से सुधार हो गया है, लेकिन अब जो नए बच्चे जुड़े हैं ना, वो ऐसा मत सोचना है कि सर कहाँ फंस गए हम आकर के। नहीं फंसे हो, तुम्हारी कसम नहीं फंसे हो, बहुत अच्छा पढ़ाता हूं मैं बायोलॉजी। अब आप समझ लीजिए कि विपरीत परिस्थितियों में हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो परिस्थितियां जब हमारे अनुकूल होगी तब हम क्या करेंगे, है ना? तो और बहुत जल्दी होगी, ऐसा नहीं है, 1-2 चैप्टर की बातें, फिर अपन को ऑफलाइन आना ही है। चलिए इधर आते हैं। देखिए प्लेसेंटा क्या है, यहां बच्चा, अभी अपन ने बात भी करी थी थोड़ी देर पहले, प्लेसेंटा क्या है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। प्लेसेंटा बीजांड का भाग नहीं है, बीजांड तो इधर बीजांड व्रंत के द्वारा, अभी लास्ट में बनाया था ना, बीजांड व्रंत के द्वारा अंडाशय की भित्ति से जुड़ेगा। लेकिन अंडाशय की भित्ति से जिस स्थान पर जुड़ेगा ना, वहां ऐसा छोटा सा उभार होता है, ऐसा मान लीजिए आप, उभार होता है, उस उभार पे जाकर के जुड़ जाता है। तो जो बीजांड का भाग है ना स्टूडेंट्स, बीजांड का जो भाग है वो तो बीजांड व्रंत है, लेकिन अंडाशय की भित्ति से जिस स्थान पर बीजांड व्रंत टिक रहा है, जिस स्थान पर जाकर के बीजांड व्रंत बीजांड को जोड़ रहा है, अंडाशय की भित्ति का ये वाला भाग जहां पर छोटा सा उभार होता है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बीजांडासन। बीजांडासन, तो ध्यान दीजिए, बताइए, आप बताइए, बीजांडासन किसका भाग है? अंडाशय का, अंडाशय का या बीजांड का? बताइए किसका भाग है, अंडाशय का या बीजांड का? 1 या 2 लिख दीजिए फटाफट, 1 या 2, किसका भाग है बीजांडासन? तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, बीजांडासन बीजांड का भाग नहीं है, बीजांडासन अंडाशय का भाग है। बीजांड व्रंत के द्वारा जिस भाग से जाकर के जुड़ता है उसे बीजांडासन कहा जाता है। तो थोड़ा सा इसको भी ध्यान रख लीजिएगा, हालांकि ये बीजांड की संरचना के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना में निम्नलिखित भाग होते हैं, अभी अभी बता दिए सारे भाग। अब इस क्रम में आप वर्णन कर दीजिए। सबसे पहले बीजांड व्रंत, फिर बीजांड काय,
अध्यावरण, बीजांड द्वार, निभाग और सबसे लास्ट में भ्रूणकोश, जिसको हमने सबसे पहले पढ़ा था। ठीक है, तो ये 6 भाग हैं। 6 भाग आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अब इस क्रम में याद रखिएगा, बीजांड व्रंत, बीजांड काय, अध्यावरण, बीजांड द्वार, निभाग, भ्रूणकोश। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, लेकिन बुक में यह ऑर्डर दे रखा है तो आप इसी ऑर्डर में याद रख लीजिएगा। चलिए आगे करते हैं। बीजांड व्रंत कौन होता है? अभी लास्ट में बताया, सबसे लास्ट में पढ़ा था कि भाई जिस तंतु के द्वारा बीजांड अंडाशय में बीजांडासन से जुड़ा होता है उसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? उसे बीजांड व्रंत कहा जाता है। ये लीजिए, बीजांड एक व्रंत द्वारा बीजांडासन पर लगा होता है या लगा रहता है, जिसे बीजांड व्रंत कहते हैं। वह स्थान जहां बीजांड व्रंत बीजांड के साथ जुड़ता है उसे हाइलम या नाभिका कहते हैं। कभी कभी बीजांड व्रंत के जुड़ने के स्थान पर एक उभरी हुई संरचना पाई जाती है जिसे राफे कहते हैं। ये 2 नई बातें आई हैं, इस पर भी बात कर लेते हैं। 2 बातें बिल्कुल नई है स्टूडेंट्स, 2 बातें जो आपने नहीं जानी है, अब अपन उसको जानेंगे। एक तो हाइलम, मैंने नहीं समझाया था आपको वहां पर, हाइलम या नाभिका क्या होती है, ठीक है। और एक आपने नहीं समझा था राफे, ये क्या चीजें हैं। तो इन 2 चीजों को भी हम समझ लेते हैं स्टूडेंट। क्या क्या समझना है हमको? एक तो समझना है हमको कि सर ये बीजांड व्रंत में ये हाइलम क्या होता है, इसके बारे में आपने कोई जानकारी पहले नहीं दी जब आप समझा रहे थे उस समय पे। और एक आपने हमें राफे के विषय में भी कुछ नहीं बताया, ये राफे क्या है। तो भाई ये अलग से कोई संरचना नहीं है। जो बीजांड व्रंत है ना, बीजांड व्रंत जो नंबर 1 पर आप पढ़ रहे हो, उस बीजांड व्रंत में ही ये 2 अलग से उभरी हुई संरचनाएं होती है, जिनको एक को कहा जाता है हाइलम और एक को कहा जाता है राफे। ठीक है, तो चलिए हाइलम और राफे को भी समझ लेते हैं, अभी समझाते हैं आपको। मैंने एक फेयर डायग्राम बना रखा है, तो सीधा उसी पर चलते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये वही स्ट्रक्चर है जो मैंने अभी आपको रफली समझाया था। ये देखिए अंदर भ्रूणकोश है, फिर ये बीजांड का ये कैसे बनाना है मैंने आपको बता ही दिया। फिर देखिए ये अध्यावरण है, ये घूम करके इधर आ गया, ये निभाग वाला भाग है, ये इधर से ये भी 2 अध्यावरण ये हैं। ठीक है, ये निभाग वाला भाग, ये बीजांड द्वार है, सारा समझाया आपको। और ये बीजांड व्रंत है, तो ये बीजांड व्रंत है ना। अब ये बीजांड व्रंत इस वाले हिस्से से किससे जुड़ रहा है? बीजांड से जुड़ रहा है। ध्यान दीजिए, इस वाले हिस्से से किससे जुड़ रहा है? इस बीजांड से जुड़ रहा है। तो ये वाला हिस्सा जहां से बीजांड व्रंत, ये व्रंत है, ये हिस्सा इस व्रंत को इस पूरे के पूरे बीजांड से जोड़ रहा है, पूरे के पूरे बीजांड से जोड़ रहा है। इस हिस्से को कहा जाता है हाइलम या नाभिका। इस हिस्से को क्या कहा जाता है? हाइलम या नाभिका कहा जाता है। देखिए नाभिका लिखा हुआ है, आप चाहें तो कोष्टक में लिख सकते हैं हाइलम, तो हाइलम कह दीजिए इंग्लिश में, या हिंदी में नाभिका कह दीजिए। ये तो बात समझ में आ गई, हाइलम या नाभिका। इसके बाद जैसे इसमें भी स्पष्ट दिख रहा है कि कभी कभी जब ये घूमेगा ना, उस स्थिति में अगर घूमेगा नहीं, जैसे ये मान लीजिए इस भाग ने वृद्धि नहीं करी होती तो ये वाला भाग यही होता, लेकिन इस वाले भाग ने क्या करा? इस वाले भाग ने समसूत्री विभाजन करा, तो यहाँ कोशिकाओं की संख्या बढ़ती गई, तो जो भाग यहाँ था ऊपर चला गया। पहले इतना ऊपर आया होगा, फिर और विभाजन हुआ होगा, तो यहाँ पर और कोशिकाएं बढ़ी और ऊपर आया। तो जो भाग यहाँ हुआ करता था कभी किसी जमाने में, वो अब कहाँ आ गया? किसी समय पर वो अब कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। ये निभाग जो नीचे था ऊपर आ गया, आधारी भाग ऊपर आ गया, और जो ऊपर वाला भाग था शीर्ष वाला, वो नीचे चला गया बीजांड द्वार। ठीक है ना, जो शीर्ष वाला भाग था वो कहाँ गया? वो यहाँ आ गया नीचे बीजांड द्वार के रूप में। ध्यान दीजिएगा। तो इस क्रम में क्या हुआ? यहाँ पर ये एक उभार बन गया। इस क्रम में क्या हुआ? यहाँ पर एक ये उभार बन गया स्टूडेंट्स। इस उभार को ही क्या कहा जाता है? इस उभार को ही राफे कहा जाता है। तो ये राफे भी इस बीजांड व्रंत का ही भाग है, क्योंकि बीजांड व्रंत ही वृद्धि करके आगे बढ़ता गया। देखिए पूरा ये जितना भी मैंने डार्क किया है ना, जितना भी मैंने डार्क किया उससे आप समझ सकते हैं ये अध्यावरण नहीं है, ये क्या है? ये बीजांड व्रंत है ना। और बीजांड व्रंत वृद्धि करके यहां तक पहुंच गया है। इसके लिए जो ये बीजांड व्रंत से जुड़ा हुआ जो आधारी भाग था वो भी इसके साथ का साथ यहां तक आ गया है, ऊपर तक आ गया है आधारी भाग, निभाग। ठीक है, ये पूरा डार्क में ये बीजांड व्रंत है। ठीक है, और इसके कारण ये जो उभरा हुआ भाग बन गया है घूमने के कारण, इस उभरे हुए भाग को क्या कहा जाता है? राफे। तो जो राफे और एक ये आपने पढ़ा है नाभिका या हाइलम, ये अलग से भाग नहीं होते बीजांड के। ये किसके भाग होते हैं? ये बीजांड व्रंत के ही भाग होते हैं। आशा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए वापस वहीं अपने वर्णन वाले पोर्शन पर चलते हैं। ये हमने पढ़ लिया था। आप जब नोट्स बनाएंगे तो बीजांड व्रंत के विषय में आप अब
जो लिखेंगे वो सारी बातें मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ चुकी है। बीजांड एक व्रंत द्वारा बीजांडासन पर लगा रहता है जिसे बीजांड व्रंत कहते हैं, बिल्कुल समझ में आ गया। वह स्थान जहां बीजांड व्रंत बीजांड के साथ जुड़ता है उसे हाइलम या नाभिका कहते हैं, बिल्कुल सर समझ में आ गया। कभी कभी बीजांड व्रंत के जुड़ने के स्थान पर एक उभरी हुई संरचना बन जाती है जिसे राफे कहते हैं, यह बात भी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट रचना पर आते हैं। नेक्स्ट रचना क्या है, तो अगला आप पढ़ेंगे बीजांड काय। बताया था आपको कि एक परिपक्व बीजांड लगभग गोल संरचना होती है, इसका मुख्य भाग जीवित मर्दुतकी कोशिकाओं से बना होता है जिसे बीजांड काय कहते हैं। बताया था ना भ्रूण कोश के चारों ओर मर्दुतकी कोशिकाओं का समूह। एक्चुअल में भ्रूण कोश भी नहीं था पहले, वहां सारा कोशिकाएं थी, तो वो मुख्य भाग कहलाता है, इसे बीजांड काय कहते हैं। इसके बाद आता है अध्यावरण। बिल्कुल सर अध्यावरण के बारे में अच्छे से पता है कि प्राय बीजांड काय एक या दो आवरणों से घिरा रहता है जिन्हें अध्यावरण कहते हैं। बाहरी आवरण को बाह्य अध्यावरण तथा आंतरिक आवरण को अंत अध्यावरण या आंतरिक अध्यावरण कहा जाता है। अध्यावरण की संख्या 2 होने पर बीजांड द्विअध्यावरणी कहलाता है और अध्यावरण की संख्या 1 होने पर बीजांड क्या कहलाता है, एक अध्यावरणी कहलाता है। अगर अध्यावरण है ही नहीं किसी बीजांड में तो उसे अध्यावरण रहित बीजांड कहा जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, समझाया हुआ है आपका पोर्शन। चौथे भाग पर आते हैं। बीजांड द्वार बताया था कि जहां पर अध्यावरण नहीं होते हैं, बीजांड के शीर्ष, अब शीर्ष कह रहा हूं लेकिन वो झुक करके नीचे आ गया है, वो अलग बात है। बीजांड के शीर्ष अध्यावरण रहित भाग में एक छिद्र जैसी संरचना बन जाती है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। इसके बाद बात आती है निभाग की। तो बताया था शीर्ष के बिल्कुल अपोजिट जो आधारी भाग होता है उसे निभाग कहते हैं, तो बीजांड के आधार भाग को निभाग कहते हैं। और लास्ट है भ्रूण कोश। इसके बारे में मैं विस्तार से बता चुका हूं आपको कि बीजांड में बीजांड द्वार के पास है ना, वो बीजांड द्वार तो उसी के बाद शुरू हो रहा है, भ्रूण कोश पाया जाता है। भ्रूण कोश में 7 कोशिकाएं पाई जाती है। बीजांड द्वार ये सिरे पर, इधर नीचे की तरफ बीजांड द्वार नीचे की तरफ था, सिरे पर 3 कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिसे अंड समुच्चय कहते हैं, बिल्कुल समझाया। इनमें से एक नाशपति के आकार की कोशिका जो बीच में होती है अंड कोशिका कहलाती है, नाशपति के आकार की होती है, ध्यान दीजिएगा, कहलाती है, तथा शेष 2 कोशिकाएं इसके पार्श्व में पाई जाती है जिन्हें सहायक कोशिकाएं कहते हैं। इसी प्रकार जो निभाग वाला भाग है, ऊपर निभाग वाला भाग, उधर कौन सी होती है, तो इसी प्रकार निभाग की ओर 3 कोशिकाएं प्रतिमुखी कोशिकाएं कहलाती है और बीच में एक द्विकेंद्रकी कोशिका भी पाई जाती है, जिसमें केंद्रक 2 होते हैं लेकिन कोशिका एक ही होती है, एक द्विकेंद्रकी कोशिका भी पाई जाती है। आगे अगर बात करें उस यहां से हम आगे बढ़ाते हैं, ये वाली बात हम पीछे भी लिख चुके हैं तो दोबारा कॉपी हो गया तो कोई विशेष नहीं, इसको नहीं लिखना है, ये समझ चुके हैं। द्विकेंद्र की कोशिका पाई जाती है। इसकी द्विकेंद्र की कोशिका की अगर बात करें तो इसकी पोजीशन क्या होती है, इसकी लोकेशन क्या होती है, तो अंड समुच्चय जो नीचे की ओर है और प्रतिमुखी कोशिकाएं जो ऊपर निभाग की ओर है के मध्य केंद्रीय कोशिका उपस्थित होती है जिसमें 2 अगुणित ध्रुवीय केंद्रक उपस्थित होते हैं। 2 केंद्रक होते हैं, दोनों अगुणित होते हैं, जो निषेचन से ठीक पूर्व संयुक्त हो जाते हैं और द्विगुणित केंद्रक का निर्माण कर लेते हैं जिसे द्वितीय केंद्रक कहते हैं। तो मैंने बताया था, आपको समझा रहा था जब मैं टॉपिक, तब भी मैंने बताया था कि आप उसे केंद्रीय कोशिका भी कह सकते हैं, केंद्र की कोशिका भी कह सकते हैं, या अगर केंद्रकों की बात है तो फिर उस केंद्रक को क्या कहोगे आप, द्वितीयक केंद्रक भी कह सकते हैं। तो ये 6 भाग भ्रूण कोश के हो गए जिसे आप मादा युग्मकोट भी कह सकते हैं। आशा करता हूं बातें आपको यहां तक की समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम जो हमने बनाया था रफली मैं आपको पहले बता चुका हूं, आप जब डायग्राम को बनाओगे तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे, इधर देख लीजिए, एक बार फिर समझ लीजिए। भ्रूण कोश, ये बीजांड द्वार की तरफ अंड समुच्चय जिसमें बीच की कोशिका अंड कोशिका, बाकी ये 2 कोशिकाएं सहायक कोशिकाएं। निभाग की तरफ ये 3 कोशिकाएं होगी जिनको प्रतिमुखी कोशिकाएं कहा जाएगा, प्रतिध्रुवी कोशिकाएं भी कह सकते हैं। दोनों के बीच की कोशिका केंद्रीय कोशिका होती है जिसमें ये द्वितीय केंद्रक होता है। ये पूरी रचना 7 कोशिकीय रचना, इसको भ्रूण कोश कहा जाता है। देखिए ये भ्रूण कोश है, पूरी रचना, ये पूरी रचना भ्रूण कोश है। यहां से ही एरो कर देना, इसको अंदर तक लग गया था निशान, अंदर तक लग गया, आप इसको यहीं से एरो कर देना। ये पूरा रचना, ये पूरा भ्रूण कोश है। तो सबसे पहले हमने इस भ्रूण कोश को ही समझा था। अब इसके चारों ओर जो मर्दूतकी कोशिकाओं का समूह आप देख रहे हो, इसे आप बीजांड काय कहेंगे। ये बीजांड काय है। बीजांड काय के चारों ओर आप ये देखिए, एक आवरण, ये दूसरा आवरण, इनको सबको अध्यावरण कहा जाता है। अध्यावरण घूम करके इधर यहाँ पर ये इस प्रकार बनाना है। तो फिर इससे जो लास्ट रचना है बीजांड व्रंत है। इसके अलावा बीजांड व्रंत का वो भाग जो बीजांड के साथ जुड़ा है इसको नाभिका कहते हैं और फूला हुआ भाग राफे कहलाता है। 2 रचनाएं और हैं,
जहां पर अध्यावरण नहीं होता है उसको उसको बीजांड द्वार कहा जाता है, और बीजांड द्वार के ठीक अपोजिट आधारी भाग क्या कहलाता है? निभाग कहलाता है। तो स्टूडेंट इस चित्र को आप ड्रॉ करोगे, अगर दिक्कत आती है तो बताना, आप फिर बना करके देखेंगे। वैसे मैंने प्रारंभ में, वीडियो के प्रारंभ में ही काफी मेहनत करके डायग्राम कैसे बनाना है उसके बारे में आपको समझाया है। तो आशा करता हूं कि जो 3 नंबर का प्रश्न, इसका कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ है स्टूडेंट तो वीडियो को देख करके आप नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के साथ में मेरा पक्का विश्वास है कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो फिर बताइएगा, हम फिर मेहनत करेंगे। ठीक है, आप भी मेहनत करिए, हम भी मेहनत करते हैं। दोनों सिरों से मेहनत होगी तो ही हम कुछ कर सकते हैं, है ना? तो ही हम कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूं, कुछ मुझे सिखाना है, कुछ आपको सीखना है। ठीक है, हो सकता है कोई बात ऐसी हो जो आपके एक बार में समझ में नहीं आई हो, तो वीडियो को दोबारा देख करके आप खुद भी समझने की कोशिश करिए। तो निश्चित तौर पर हमें जो कोरोना की जो हमारी विपरीत परिस्थितियां चल रही है, जिसमें हम फिलहाल ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर पूरा डिपेंडेड। अरे आप भाग्यशाली हैं कि आपको ऑनलाइन क्लासेस तो मिल रही है स्टूडेंट्स, बिल्कुल, इस बात में कोई दोहराई नहीं है। क्योंकि कई जगह तो ऐसी है जहां पर ना ऑफलाइन क्लासें मिल पा रही है बच्चों को, ना ऑनलाइन क्लासें मिल पा रही है, तो वो तो बिल्कुल जो है ना वो पढ़ ही नहीं रहे, जीरो हो गए। अब 3-4 महीने तक अगर आप पढ़ोगे नहीं, फिर उसके बाद लगा डायरेक्ट आओगे ना पढ़ने, तो ये सारी बातें आपके लिए और जटिल होने वाली है, बहुत ज्यादा जटिल होने वाली है। तो जुड़े रहिए, जैसा मिल रहा है, जो मिल रहा है पढ़ते रहिए। ठीक है ना? ऑफलाइन क्लासेज आने के बाद हम वापस इनको पढ़ेंगे दोबारा, ऐसी बात थोड़ी कि यहां से आगे बढ़ेंगे, नहीं, मेरे आदत है, मैं रिवाइज करवाऊंगा आपको, पहले रिवाइज करवा के आगे बढ़ेंगे। तो जिन बच्चों का पढ़ा हुआ है उनका तो कंप्लीट रहेगा, उनको तुरंत बातें समझ में आएगी। लेकिन जो पहली बार टच कर रहे फिर वो कहेंगे सर समझ में नहीं आया, फिर उसका कोई इलाज नहीं है हमारे पास, क्योंकि आप हमसे जुड़ तो गए लेकिन आप क्लासों से नहीं जुड़ पा रहे। तो आप मेहनत करिए, आप पढ़ने वाले बच्चे, आप यहां भी पढ़िए। जब ऑफलाइन क्लासेस शुरू होगी हम फिर से रिवाइज करवाएंगे, तो फिर बातें आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगी। चलिए, तो ये थोड़ी बहुत बातें थी। कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे ही बदल गए। सांचे मतलब जो मूर्ति बनाते हैं आप, तो सांचों में नहीं ढालते। तो कुछ लोग थे जो वक्त के सांचों में ढल गए, है ना? हमें सांचों में नहीं ढलना है। सांचों में ढलना क्या? जैसे आपको पढ़ाई नहीं मिल रही तो आप फिर पढ़ना ही छोड़ दो, तो वो तो हो गया अकॉर्डिंग टू, है ना, सिचुएशन हम ढल गए। और कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे बदलने की ताकत रखते हैं कि हमें पढ़ाई का माहौल नहीं मिल रहा तो हमने बना लिया, ये लीजिए यूट्यूब को माध्यम बना करके हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी। तो हमें वक्त के सांचों में नहीं ढलना है, हमें वक्त के सांचे ही बदल डालने हैं। ठीक है, तो हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, आप भी ऑनलाइन पढ़िए, मेहनत करते रहिए। मिलेंगे, आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, बने रहिएगा साइंस क्लासेज के साथ।